हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में क्लास नाइन्थ का चौथा चैप्टर जलवायु के पार्ट 1 किए थे और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। आज के क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जलवायु में पिछले क्लास में हम जलवायु के पर्यावरण के समझने के लिए जो आवश्यक तत्व है उसके बारे में चर्चा किए थे। कैसे हम लोग स्थलाकृति को कंप्लीट किए, अपवाह तंत्र जिसमें नदी के बारे में कंप्लीट किए, और इस चैप्टर में वायुमंडलीय अवस्था के बारे में हम लोग आधा पढ़े हैं और आधा आज कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि ये चौथा चैप्टर आज अपलोड हो जाएगा। लंबा चैप्टर था इसीलिए इसे दो पार्ट में कंप्लीट किए हैं। इसके बाद पाँचवा चैप्टर हम लेके आएंगे। ठीक है, तो 9th का ये ज्योग्राफी चल रहा है और इससे पहले जो 6 से लेकर 12 का एनसीईआरटी चल रहा है, जिसमें अगर आप लोग 6, 7, 8 का अगर ज्योग्राफी नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। नोट्स के साथ काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है और जो आने वाला एग्जाम है, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो और रेलवे हो, हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी करने के बाद आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो वीडियो को ज़रूर देखते चलिएगा। थोड़ा सा कंटिन्यूटी का दिक्कत आया है वीडियो में, कंटिन्यू क्लास नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग हम इसी तरीके से प्यार बनाए रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जलवायु और मौसम में अंतर हम लोग पढ़े थे, किस तरीके से दोनों में अंतर होता है। मानसून क्या होता है, थार के मरुस्थल का जलवायु के बारे में और तापमान के बारे में बताए थे, किस तरीके से रात और दिन का टेम्परेचर में काफ़ी अंतर मिलता है। उसके बाद मेघालय, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान की बात किए थे, जहाँ का मरुस्थल है लद्दाख, जिसको ठंडा मरुस्थल बोला जाता है। तमिलनाडु की बात हुआ था, जहाँ अक्टूबर नवंबर में ठंडी के मौसम में वर्षा होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े थे। ठीक है, साथ ही उसके बाद हम जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक, अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब और पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा, इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा था। तो पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए। ठीक है, उसके बाद भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हम अक्षांश और कर्क रेखा के बारे में चर्चा किए थे। भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, सारा चीज़ डिटेल से पढ़े थे। नोट्स आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायु दाब और पवन। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़े थे, आज यहाँ से शुरू करेंगे वायु दाब और पवन। भारत में जलवायु और मौसमी अवस्था जो है निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्था से संचालित होती है। कौन कौन से वायुमंडलीय अवस्था है, तो ये है दोस्तों वायु दाब और धरातलीय पवने, ऊपरी वायु परिसंचरण, उसके बाद पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें व्यापारिक पवने की। ठीक है, तो व्यापारिक पवन क्या है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत अगर पूछे तो भारत कौन से व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में है, तो उत्तर पूर्वी। क्या, तो उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये पवन उत्तरी गोलार्ध को उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होता है। ये व्यापारिक पवन जो है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के पट्टियों से उत्पन्न होता है। और कोरियालिस बल, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। कोरियालिस बल के कारण पवन दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। ये होता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि कोरियालिस बल के कारण पवन दाहिनी ओर विक्षेपित होता है और विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। वहीं बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो बाईं ओर विक्षेपित होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होता है ये व्यापारिक पवने, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होता है। ठीक है, और इसी विक्षेपन को दाएं और बाएं ओर जो विक्षेपन होता है व्यापारिक पवन को, इसी को हम लोग फेरेल के नियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि फेरेल का नियम क्या है, तो इसको भी आप लोग आसानी से अब कर लेंगे। ठीक है, इस पवन में नमी की मात्रा काफ़ी कम होती है और इससे वर्षा भी काफ़ी कम या 9 के बराबर आपको वर्षा देखने को मिलती है। इसके अनुसार भारत का जो क्षेत्र होना चाहिए शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन भाई भारत जो है विविधताओं का देश है मौसम में भी, और यहाँ पर हर तरह के मौसम आपको देखने को मिलता है। हर पार्ट में अलग अलग तरह का मौसम है, तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ठीक है, अब देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा इसी मानसून से होती है। गर्मी के दिनों में वायु दक्षिण में स्थित
हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में क्या है, नीचे यहाँ पर देखेंगे तो हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पे हिंदुस्तान पड़ा है। ठीक है, इधर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है पूर्वी तरफ, और इधर पश्चिम तरफ देखेंगे तो अरब सागर है। ठीक है, तो यही भारत की स्थिति है। अगर नीचे अगर आप लोग देखें, गर्मी के दिनों में क्या होता है, वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए, दक्षिण पूर्व कौन सा हुआ, मतलब इधर की तरफ, विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें कहते हैं। भारत में इसी पवन से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और भारत में जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, केरल के तट से जून के फर्स्ट वीक में भारत में मानसून प्रवेश करती है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट जो है उसको भी ध्यान रखेंगे। जेट धारा क्या है, आगे फिर भारतीय मानसून के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ये जेट धारा जिसका चर्चा इस चैप्टर में है तो इसको पढ़ेंगे। ये सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उसमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है, सबसे स्थिर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, इसके बारे में भी चर्चा है। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्रायः भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को, मतलब जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब कश्मीर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। और यहाँ पर भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही वर्षा भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भारत के किस क्षेत्र में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण वर्षा होती है सर्दी के ऋतु में, तो ये होता है आपको पश्चिमी पंजाब वाले एरिया में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीने के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं और पूर्वी प्रवाह के कारण एक भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा विनाश के कारण, और जो तटीय प्रदेश है जैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उसको भी प्रभावित करते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ से इधर वर्षा होता है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, और यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा और आंधी भी देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पंजाब वाले साइड में बस हल्की फुल्की बारिश होती है इसी विक्षोभ से। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय मानसून की बात करें तो दाब की अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ठीक है, भारत दाब का अंतर जो है ऋणात्मक है भारत में, और औसत से कम या विलंब से आने वाला मानसून होता है। ठीक है, भारतीय मानसून। अब देखेंगे एल नीनो क्या होता है। एल नीनो ये भी पूछा जाता है। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा या कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और क्षेत्र में व्यापारिक पवने को स्थिर कर देती है। देखिए, टॉपिक में थोड़ा सा मतलब आपको बोरिंग सा लगेगा, लेकिन चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से देखेंगे मानसून का आगमन और वापसी। भारत में मानसून पवनें व्यापारिक पवन की तरह ही नियमित नहीं है। भारत में व्यापारिक पवनें क्या है, नियमित है, लेकिन मानसूनी पवनें जो है ये नियमित नहीं है। मानसून उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्था से प्रभावित होता है। भारत में मानसून का समय जून के आरंभ में फर्स्ट वीक में और मध्य सितंबर तक भारत में मानसून रहता है। ठीक है, आगमन पूछा जाए तो जून के प्रथम सप्ताह में, और कब तक रहता है तो मध्य सितंबर तक। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और केरल से ये प्रवेश करता है। ठीक है, 4 जून के आसपास। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद 2 भागों में बढ़ जाता है। भारत का मानसून भारत में प्रवेश करने के बाद 2 भागों में बंट जाता है। नीचे हम लोग मैप में देखेंगे। चलिए, 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला हो जाता है अरब सागर का शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी का शाखा। भारत में इधर देखिए, इधर बंगाल की खाड़ी है पूरब में भारत के, और इधर क्या है, अरब सागर। तो भारत में मानसून इधर केरल के आसपास भारत में प्रवेश करती है सबसे पहले, और
प्रवेश करने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा। दोनों में क्या अंतर है देखेंगे। 10 दिन बाद 10 जून तक मुंबई पहुंचता है। अरब सागर का जो शाखा है 10 दिन के बाद 10 जून को मुंबई पहुंचता है, ठीक है। मध्य जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य भागों में पहुंच जाता है और वहां पर काफ़ी वर्षा होता है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी शाखा की बात करें तो जून के प्रथम सप्ताह में ही ये असम पहुंच जाता है, ठीक है। और ऊंचे पर्वत के कारण ये मानसून पर्वत गंगा के मैदानी ओर मुड़ जाता है। ऊंचे पर्वत से टकराकर ये वापस आके गंगा के मैदान में बारिश करता है। ये दोनों शाखा गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा हो गया तो देखिए भारत के ये हो गया, देखिए उत्तर और इधर हो गया पश्चिम, तो ये वाला एरिया जो मतलब पंजाब उंजाब वाला एरिया है, तो ये दोनों शाखा गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाता है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में ये दोनों शाखा, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी का शाखा, दोनों आपस में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दिल्ली में वर्षा जो होती है वो कब होता है, किस शाखा से, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से ही जून के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में वर्षा होती है। जून के अंतिम सप्ताह में भारत में प्रवेश करते हैं, जून के प्रथम सप्ताह में, दिल्ली आते आते जून के अंतिम सप्ताह में हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कहाँ कहाँ बारिश होता है तो मानसून पश्चिमी यूपी में, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पहुँचती है, ठीक है। उसके बाद मध्य जुलाई में ये हिमाचल प्रदेश और शेष भारत में जाता है। मानसून की वापसी जो है दोस्तों सितंबर में मानसून वापस हो जाता है और भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों से ये प्रारंभ होता है, ठीक है। दिसंबर तक तमिलनाडु को छोड़कर शेष भाग से मानसून वापस हो जाता है। दिसंबर में दोस्तों, नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु जो कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, यहाँ पर लौटती हुई मानसून जब वापस लौटती है तो उससे नवंबर और दिसंबर में वर्षा होती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मानसून के बारे में बताया गया है। 5 जून को देखिए, यहाँ से सबसे पहले 5 जून को मानसून एंट्री करता है भारत में। विभिन्न जगह मुंबई में देखिए 10 जून को, फिर यहाँ गुजरात के आसपास 15 जून, ऊपर वाले भाग में 1 जुलाई, यहाँ देखिए 15 जुलाई। दिल्ली के आसपास कौन सा हो जाएगा तो वो भी देखें हम लोग लास्ट जुलाई में। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम में देखिए 5 जून को ही प्रवेश कर जाती है, ये वाला भाग 1 जून को इस भाग में आती है, तो सबको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब मानसून के बारे में पढ़ लिए, मौसम पढ़ लिए, अब हम लोग ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतु को पहचाना गया है। भारत में 4 तरह का ऋतु देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु उत्तर भारत में नवंबर में आरंभ होता है और फरवरी में जाकर अंत हो जाता है। सर्दी का मौसम हम लोग के समय इधर तो यही होता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो घटता है। तो अगर आप लोग उत्तर, ये वाला जो एरिया है, ऊपर वाला एरिया, मतलब उत्तर के तरफ अगर आप लोग जाएं, मतलब कश्मीर की तरफ जाएं, तो आपको क्या होगा, तापमान घटेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होता जाता है। चेन्नई की बात करिए, चेन्नई में औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं बात करें उत्तरी मैदान में तो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस कश्मीर की तरफ होता है। हिमालय के उत्तरी ढाल पर हिमपात भी, मतलब हिमपात क्या होता है, बर्फ की वर्षा, ठीक है, तो हिमपात भी देखने को मिलता है। इस ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। सर्दी के ऋतु में ही व्यापारिक पवन, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है और इससे काफ़ी ज़्यादा ठंडी बढ़ जाता है। इस पवन के कारण तमिलनाडु के तट पर कुछ वर्षा होती है क्योंकि वहाँ पवनें समुद्र से तट की ओर बहती है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ समुद्र से तट के तरफ बहती है, जिसके कारण तमिलनाडु के तट पर नवंबर और दिसंबर में वर्षा होती है, ठीक है। वही बात करें शेष भाग में समुद्र की ओर बहती है। भारत के और भागों में देखेंगे तो समुद्र के तरफ, मतलब इधर बहती है। वही बात करें तमिलनाडु के तरफ तो यह समुद्र से तट के तरफ बहती है, यही इसी कारण से यहाँ वर्षा होता है, ठीक है। शीतकाल में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पश्चिमी पवनें से वर्षा होती है। शीतकाल में पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में बताए थे ना, उत्तर पश्चिम और पश्चिम में मतलब ये पंजाब वाला एरिया जो हो जाएगा भारत का, वहाँ पर पश्चिमी पवन से वर्षा होती है, खासकर पंजाब में, और पहाड़ों पर हिमपात भी देखने को मिलता है, ठीक है।
महावट क्या है? एक शब्द महावट जिसकी चर्चा है एनसीईआरटी में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबको कराया जा रहा है। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और धैर्य बना के सारा कुछ नोट डाउन करते हुए लिखें। ठीक है, नोट डाउन करके लिखेंगे तो आपको समझ ज़्यादा विकसित होगा और ज़्यादा समय तक याद होगा। ठीक है, महावट क्या है अब हम देखेंगे। तो शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट, अगर मान लीजिए कहीं पर ठंडी के दिनों में वर्षा होती है तो स्थानीय तौर पर उसे महावट कहते हैं। बता ही दिए ठंडी में वर्षा कहाँ होती है, पंजाब में होती है हल्की फुल्की, तमिलनाडु एरिया में होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए मददगार होती है। अब देखिए रबी फसल कौन सा है, तो ठंडा के दिनों में जो फसलें होती है जो अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, वो रबी फसल है जिसमें गेहूं भी आ जाता है। तो रबी फसल के लिए महावट जो है काफ़ी मददगार है। शीतकाल में वर्षा होती है, ये काफ़ी मददगार होती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु में भी तापमान के प्रारूप में परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो समुद्री इलाका वाला जो एरिया है, वो भारत में आपको टेम्परेचर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बेंगलोर में अगर चले जाए तो वहाँ लगभग हमेशा एक समान मतलब वेदर रहता है, ऋतु रहता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि समुद्र के किनारे स्थित है, जिसके कारण ये यहाँ पर तापमान एक जैसा बना रहता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु भारत में रहता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। ठीक है, उत्तरी भारत में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है और दबाई दाब में कमी देखने को मिलती है। थार के रेगिस्तान से छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, गर्मी के ऋतु में थार के रेगिस्तान से छोटा नागपुर का पठार पूछा जाए कहाँ है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पड़ता है छोटा नागपुर के पठार का। थार के रेगिस्तान से छोटा नागपुर के पठार तक एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद लू क्या होता है, तो ग्रीष्म काल में धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें चलती है, आंधी चलती है ना, गर्म आंधी, जो दिन के समय में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को मिलती है। इसे ही लू बोलते हैं और नसीहत भी दिया जाता है कि गर्मी के दिनों में लू चलती है, इसलिए घर से बाहर न निकले। ठीक है, ये तापमान को कम कर देती है और वर्षा लाती है। लू जो चलती है तो तापमान को कम करती है और वर्षा भी लाती है। पश्चिम बंगाल में इस वर्षा को काल वैसाखी बोलते हैं। लू के कारण जो वर्षा होता है इस वर्षा को काल वैसाखी बोलते हैं। कर्नाटका और केरला ग्रीष्म ऋतु के अंत में पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है और इसे आम्र वर्षा बोलते हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम के अंत में पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है कर्नाटका और केरल में, और इसे ही आम्र वर्षा कहते हैं और ये आम के फसल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे वर्षा ऋतु और मानसून का आगमन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में जून के पहले सप्ताह में केरल से प्रवेश करती है। मासिनराम मेघालय, भारत ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में। ठीक है, 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को मिलता है। गंगा की घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली वर्षा की मात्रा घटती है। अगर आप गंगा के घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब कि अगर इधर से गुजरात के तरफ, ये जो गुजरात वाला एरिया है, इस साइड से अगर आप इस साइड जाए, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के तरफ जाए, तो आपको वर्षा की मात्रा क्या है, कम होता दिखेगा। और अब इसी बात है, गुजरात में भी मरुस्थल है, राजस्थान में भी मरुस्थल है। तो यही कारण है कि गंगा से पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब अगर पूछा जाए कि गंगा के घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, तो वर्षा की मात्रा में कमी होगी। ठीक है, राजस्थान गुजरात यहाँ पर कम वर्षा होता है। मानसून में आने वाले मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होती है। ये उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। ठीक है, जब मानसून का गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो भारी वर्षा होता है, और हिमालय के समीप होता है तो मैदान में शुष्क और मौसम, मतलब मैदान के क्षेत्र में कैसा वर्षा होगा ये डिपेंड करता है। गर्त का अक्ष अगर मैदान के ऊपर होगा तो भारी वर्षा होगा मैदानी भागों में, और हिमालय के समीप होगा तो मैदान के शुष्क और मौसम होता है और हिमालय क्षेत्रों में वर्षा होती है। बाढ़ मैदानी भागों में, और जब पहाड़ पे वर्षा होगी हिमालय वाले क्षेत्रों में, तो इसके कारण ही बाढ़ आती है मैदानी भागों में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति की भी मानसूनी वर्षा को निर्धारित करती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब का जो तीव्रता है और आवृत्ति, ये भी मानसूनी वर्षा को
नियंत्रित करती है। और यहाँ पर देखिए वर्षा का मैप दिखाया गया है। भारत में 400 से अधिक वर्षा अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं देखने को मिलता है। ये सब एरिया देखिए, ये सब यहाँ पर ज़्यादा वर्षा है। सब यहाँ भी देखिए ज़्यादा वर्षा है। लक्षद्वीप में वर्षा ज़्यादा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का है वहाँ भी वर्षा। तो ये मैप के हिसाब से दिखाया गया है कहाँ पर कितना वर्षा होता है। ठीक है, मानसून के समय में भी भिन्नता होती है। देखिए मानसून के समय में भी भिन्नता होती है, कई बार मानसून लेट से आता है। मानसून की वापसी अब हम लोग देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर में दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त और निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे मानसून हटने लग जाता है। अक्टूबर से नवंबर का जो काल होता है मानसून की वापसी का काल होता है। गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसके साथ ही गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है मानसून के वापसी के साथ ही। ठीक है, दिन का तापमान काफ़ी उच्च रहता है, रात में ठंडा और सुहावना हो जाता है। दिन का मौसम असहनीय होता है क्योंकि उस समय उमस होता है और उसको क्वार की उमस मतलब काफ़ी ज़्यादा उमस वाला दिन होता है। ठीक है, कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा नवंबर के महीने में, वही बात है कोरोमंडल तट वही हुआ। अब कई बार तमिलनाडु पूछ देगा, कोरोमंडल तट पूछ देगा, एक ही बात है। ठीक है, वर्षा का वितरण की बात करें तो पश्चिमी तट और उत्तरी पूर्वी भारत में 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के पश्चिमी घाट मतलब ये वाला जो एरिया है भारत का, और उत्तर पूर्वी भाग मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है जो इस तरीके से, वहाँ पर आपको वर्षा ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं बात करें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, लेह जो है दोस्तों यहाँ पर भी वर्षा कम होती है और इसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही था। आज ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो सारा कुछ एक एक चीज़ इसमें पढ़ाया गया। लास्ट टॉपिक देखिए वर्षा का वितरण था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको कवर कर लिए हैं। आप लोग अब इस क्वेश्चन को नीचे बनाएंगे। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम कहाँ पे है? तो मेघालय में। ऑप्शन ग हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में जो पवन बहती है उसको लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तर पश्चिम भाग में आपको बताए हैं पश्चिमी विक्षोभ, इसको याद रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव भी आप लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम 9th का चौथा चैप्टर हो गया, 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और साइंस भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। रक्षाबंधन है कल, आप लोग अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए और रक्षाबंधन के अगले दिन से ही हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब कोई देरी नहीं होगा, आपको सारा कुछ समय पे मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एग्ज़ाम है आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।